15 जून 2020 रात के अंधेरे में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्मीज आमने सामने खड़ी थी। टेम्परेचर माइनस में था, नीचे गलवान नदी बह रही थी और जिसका पानी बर्फ जैसा ठंडा था। अगर कोई उसमें गिर भी जाए तो उसकी सांसें भी ठंडी हो जाएं। और इन दोनों ही आर्मीज के पास आधुनिक हथियार भी थे, लेकिन फिर भी अगले 6 घंटों में एक भी गोली नहीं चली। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही आर्मीज को बहुत ही हैवी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा और ये लड़ाई लड़ी गई लोहे की रॉड से, पत्थर से, कीलो वाले डंडे से, और जिसमें भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने 40 से ज़्यादा सोल्जर्स को खोया और इस तरह से भारत चीन बॉर्डर की 45 वर्षों की ये सबसे खूनी रात थी। और 1967 में भारत और चीन के बीच जो नाथुला और चोला वाले क्लैश हुए थे, तो उसमें दोनों ही पक्षों को बहुत सारी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस वाले क्लैश में असॉल्ट राइफल, मशीन गन, आर्टिलरी, इन सभी का इस्तेमाल देखा गया था। और इसलिए आप कह सकते हैं कि 2020 का जो एक गलवान वैली वाला क्लैश था, तो ये भारत और चीन का वो डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें किसी फायर आर्म का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही भारी कैजुअलिटीज़ हुई। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको गलवान वैली क्लैश से जुड़े हुए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी जानेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के 6 वर्षों के बाद अब क्या बदल चुका है। तो जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गलवान वैली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, जो गलवान वैली है वो लद्दाख के ईस्टर्न सेक्टर में पड़ती है, जो एलएसी के बेहद ही करीब है। और एलएसी से इसकी दूरी लगभग 0.5 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और ये चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख, जिसे अक्साई चीन भी कहते हैं, जिस पर चीन ने 1962 से ही इलीगल तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, तो वो इसके बेहद ही करीब पड़ता है। और ये वैली रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के पास से निकलता है दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी यानी कि DSDBO रोड, जो भारत का लाइफलाइन है सियाचिन के नॉर्थ और काराकोरम पास के साइड तक। और इसी रोड को थ्रेटन करने के लिए चाइनीज आर्मी ने अपनी विस्तारवादी वाली नीति के साथ 2020 में मल्टीपल पॉइंट्स पर फॉरवर्ड पोजीशंस को बिल्ड करना शुरू किया, जिसमें PP14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 भी शामिल था और इसी में गलवान भी आता है। लेकिन इस बार चीन ने गलती ये करी कि उसने भारत की क्षमता को 1962 के हिसाब से लिया। और चीन को ये गलती कितनी भारी पड़ी तो वो आपको अभी आगे पता लगेगा, पर फिलहाल पहले गलवान वैली पर फोकस करते हैं। तो जब चीन ने मल्टीपल पॉइंट्स पर फॉरवर्ड पोजीशन को बिल्ड करना शुरू किया तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और चीन को स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए कहा, यानी कि उस पोजीशन पर वापस जाने के लिए जहां पे 5 मई 2020 से पहले चीन था, और वही लाइन जहां तक दोनों देशों की आर्मीज अभी तक पेट्रोलिंग कर रहे थे। और 6 जून 2020 को कोर कमांडर्स लेवल मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि दोनों साइड्स कुछ किलोमीटर्स पीछे हटेंगे, टेम्परेरी बफर जोन बनेगा और कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिमूव किए जाएंगे। पर जैसे कि चीन की हमेशा से फितरत रही है धोखा देना और विश्वास तोड़ना, तो बस 15 जून 2020 की रात को चीन ने वही किया। पर जैसे कि हमने आपको कहा कि चीन ने गलती ये करी कि उसको लगा कि भारत अभी भी 1962 वाला ही है, पर भारत अपनी गलतियों से सीखता है। और 1962 के वॉर से भारत को एक सबसे बड़ा सबक ये मिला था कि आप चीन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कहने और करने में हमेशा फ़र्क था, है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए भारत भी चीन की ऐसी किसी भी हरकत के लिए तैयार बैठा था। और फिर 15 जून 2020 की रात को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू एक छोटी टीम लेके गए और ये वेरीफाई करने कि चाइनीज ट्रूप्स सच में पीछे हटे हैं या नहीं। और वो जगह थी पेट्रोलिंग पॉइंट 14। पर चीन आदत से मजबूर वो पीछे नहीं हटा था। चाइनीज टेंट दोबारा लगा दिए गए थे और वो भी उस जमीन पर जो भारत के हिस्से में थी। तो तब कर्नल संतोष बाबू ने चाइनीज कमांडर को टेंट हटाने के लिए कहा, लेकिन वो टेंट हटाने के बजाय जो चाइनीज ट्रूप्स हैं तो उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। और एक चाइनीज सोल्जर ने कर्नल बाबू को पीछे धक्का दिया। और किसी भी सोल्जर के लिए उनके रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर एक अल्टीमेट फादर फिगर की तरह होता है, और आपके सामने आपके फादर को कोई धक्का दे दे तो भला ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था। और बस फिर क्या था, यहीं से शुरुआत होगी एक ऐसे बैटल की जो एक बिल्कुल ही नई कहानी लिखने वाला था। और इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ के सोल्जर्स ने डंडों से, लोहे वाली रॉड से, पत्थरों से, कांटे वाले डंडों से, इन सब से लड़ना शुरू किया। और जबकि चाइनीज ट्रूप्स पहले से ही इसकी तैयारी करके आए थे और उनके पास कील और बार्ब्ड वायर वाले डंडे पहले से तैयार रखे गए थे। और जिस जगह पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो वो जगह बहुत बड़ी भी नहीं थी, नीचे खाई थी जहाँ पे गलवान नदी बह रही थी। और इसलिए इस वाली झड़प में कई सारे सोल्जर्स, जिनमें से अधिकतर चाइनीज सोल्जर्स थे, तो वो आधे नीचे नदी में गिर गए और नदी के साथ बह गए थे, जिनकी बॉडीज रिकवर करने में चीन को अच्छा खासा समय लगा है। और इस दौरान इतनी ब्रूटल फाइट हुई, लेकिन फिर भी किसी भी तरफ से फायरिंग नहीं हुई थी। और उसका कारण था 1996 वाला रूल। भारत और चीन के बीच 1993, 1996, 2005, 2013 तो इस तरह के मल्टीपल एग्रीमेंट हैं
जिसमें दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि एलएसी के 2 किलोमीटर के अंदर दोनों साइड्स फायर आर्म्स यूज नहीं करेंगे, फेस ऑफ सिचुएशन में संयम बरतेंगे और एस्केलेशन अवॉइड करने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्निकली जवान के पास वेपन्स होते हैं लेकिन उन्हें यूज नहीं करना था, तो इसलिए फायर आर्म्स तो इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन उसके बजाय पत्थर, डंडे, लोहे की रॉड, इन सब का इस्तेमाल किया गया। और पैंगोंग जैसी जगह पर पहले भी आयरन रॉड्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार स्केल और ब्रूटलिटी वो नेक्स्ट लेवल पर थी। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जहाँ पे ट्रेनिंग, स्टेमिना, ऑल्टीट्यूड सर्वाइवल सब कुछ एक साथ टेस्ट हुआ था। और इसमें भारत के 20 योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और वहीं दूसरी तरफ चाइनीज सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ का जो आंकड़ा था वो भारत से 2 गुना था। हालांकि गलवान के बाद चीन ने एक नैरेटिव रन करने का प्रयास किया और एक प्रोपेगेंडा चलाया, जिसमें चीन ने ऑफिशियली ये स्वीकार किया कि उनकी तो केवल 4 ही सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ हुई थी। और चीन ने कई महीनों तक इस सच को छुपाने की कोशिश करी और एक झूठ फैलाने का प्रयास किया। और ये 4 सोल्जर्स वाले कैजुअलिटीज़ भी चीन ने ऑफिशियली 2021 में स्वीकार करी थी। यानी कि उनको 1 साल लग गया ये समझने में कि उनके सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ हुई कितनी है, या यूँ कहें वहाँ पर जितने लोगों ने जान दी तो उनमें से कितनों को अपना सोल्जर मान रहे थे। और चीन ने जिन 4 लोगों का नाम लिया, केवल उन्हीं को सम्मान भी दिया गया, और बाकी जो लगभग 35 सोल्जर्स चीन ने अपने खोए तो उनका नाम तक सामने नहीं आ पाया। पर चाइना की इन कैजुअलिटीज़ का खुलासा किया इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन आउटलेट द क्लैक्सन ने चाइनीज सोशल मीडिया का एनालिसिस करके इस बात का अनुमान लगाया कि इस फाइट में चाइना ने लगभग 42 सोल्जर्स खोए थे, और जिनमें से लगभग 38 पानी में बह गए थे। और फिर बाद में भारत की तरफ से भी ऑफिशियली जानकारी सामने आई कि जो सोल्जर्स उस क्लैश में थे तो उन्होंने खुद 60 से भी अधिक चाइनीज सोल्जर्स को, ट्रूप्स को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा था। हालांकि एग्जैक्ट फैटेलिटीज़ कितनी हुई थी तो उसका काउंट कर पाना मुश्किल है, लेकिन वो 4 तो नहीं थी बल्कि 4 से बहुत ज़्यादा थी। और फिर यहीं से शुरुआत हुई थी एक दूसरे बैटल की, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि चीन को पता था कि ग्राउंड पर उसको एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए उस ग्राउंड रियलिटी को छुपाने के लिए चीन ने प्रोपेगेंडा और एक नया तरह का नैरेटिव स्टार्ट करना शुरू किया, जिसमें चाइनीज़ एक्टर्स को चाइनीज़ सोल्जर्स बना के उनकी वीडियोज़ को रिलीज़ करवाना हो और ये क्लेम करना हो कि ये वीडियो गलवान साइट की है जिस पर चीन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। पर चाइना के उन सभी प्रोपेगेंडा को भारतीय सेना ने हाथों हाथ बस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद भारत ने भी चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करी, जिसमें चाइना की कई सारी एप्लीकेशंस को बैन किया गया और जिसमें टिकटॉक जैसी मशहूर ऐप भी शामिल थी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस थी भारत की संप्रभुता और इंटीग्रिटी के लिए खतरा थी और ये पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ काम कर रही थी, और यूजर्स का जो डेटा है वो डायरेक्टली चाइनीज सर्वर्स पर जा रहा था। तो ये सिर्फ एक प्राइवेसी वाला आर्गुमेंट नहीं था, बल्कि एक सिग्नल भी था कि भारत केवल आपको ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि अब आपको साइबर स्पेस में भी आंसर करेगा। 2020-21 में टोटली लगभग 300 के आसपास चाइनीज लिंक ऐप्स को भारत से हटा दिया गया। 2022 तक भी नए बैचेस बैन होते रहे और इसके परिणाम स्वरूप चाइनीज टेक जाइंट्स के लिए भारत का मार्केट प्रैक्टिकली शट हो गया। हालांकि एलएसी की सिचुएशन स्टेबल जरूर है, लेकिन सेंसिटिव भी बनी हुई है, जैसे कि आर्मी चीफ ने हाल ही में कहा था। बाकी अब 6 साल बीत चुके हैं और गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग नॉर्थ साउथ बैंक, तो वहाँ पे डिसएंगेजमेंट पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बफर जोन अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच मल्टीपल मीटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर, लेकिन अभी भी म्यूचुअली एग्रीड बफर जोन्स पर रेगुलर पेट्रोलिंग नहीं होती है और लिमिटेड मॉडलिटी के साथ ही होती है। और जनवरी 2026 तक भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में ट्रूप्स रीएडजस्टमेंट किया है ताकि बॉर्डर स्टेबल रहे और ट्रस्ट फैक्टर धीरे धीरे बढ़ता रहे, लेकिन ट्रूप्स की ओवरऑल संख्या कम नहीं हुई है। दोनों साइड्स ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं, बस थोड़ा डिस्टेंस और पैटर्न एडजस्ट किया गया है ताकि क्लैश का रिस्क कम हो, लेकिन रिएक्शन टाइम सेम रहे। कहने का मतलब ये कि डिसएंगेजमेंट हुआ है कई सारी जगहों पर, फॉरवर्ड फेस ऑफ पॉइंट से ट्रूप्स पीछे गए हैं, लेकिन डी एस्केलेशन अभी भी होना बाकी है। बड़ी फॉर्मेशंस, आर्मर, आर्टिलरी अभी भी थिएटर में ही है और मई 2020 से पहले जो लाइट डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होती थी वो वापस नहीं आई है और उसके वापस आने के चांसेस भी बेहद ही अब कम है। लेकिन गलवान वैली क्लैश के बाद से भारत की जो हार्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं तो उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बूस्ट मिला है। रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस, नए हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेसिस, S-400 का कवरेज, रफाल का इंटीग्रेशन, थिएटर कमांड पुश, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। पहले जहाँ पे भारत ऑल्टीट्यूड और डिस्टेंस की वजह से स्लो रिएक्ट करता था, अब रैपिड रीइंफोर्समेंट, ऑल वेदर सस्टेनमेंट, बेटर एयर पावर, ये सब पॉसिबल है। दोनों तरफ अब लाइट पेट्रोल बॉर्डर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड वॉर फ्रंट बन चुका है। गलवान के बाद BRO ने बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से बनाया है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही लगभग 1200 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई थी और जिसमें से 85% चाइनीज़ बॉर्डर के साइड पर थी। रोटेशन और बिल्डअप को 3-4 महीने से ज़्यादा विंडो मिलती है। हैवी टैंक्स, आर्टिलरी, मिसाइल सिस्टम, इन सभी को फॉरवर्ड एरियाज तक रूटीन में ले जाना आसान हो गया है। अब भारत एडवांस्ड ड्रोन से लेकर एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म इन सभी को डिप्लॉय कर रहा है और जो एयर पावर और एयर डिफेंस है उसे एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ाया गया है। पहले भारत के जो मेजर बेस थे वो लेह, थोइस और थोड़े डीप एरियाज़ में थे
और अब न्योमा से एलएसी के बिल्कुल पास से हाई टेम्पो फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, हैवी लिफ्ट ऑपरेशंस ये सब पॉसिबल है। और अगर एलएसी में भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई क्राइसिस होता है, तो वो मल्टी डोमेन और जॉइंट रिस्पॉन्स के साथ और भी तेज होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ भारत ने तैयारियां करी हैं, चीन ने भी उतनी ही दोगुना तेजी से तैयारियां करी हैं। जैसे कि चीन का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसका मेन फोकस भारत का बॉर्डर ही बन गया है और एक सस्टेन बिल्डअप, नई रोड्स, हेलीपैड्स, स्टोरेज, ब्रिजेस, इन सभी पर काम किया गया है। और चीन को एडवांटेज ये है कि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है वो भारत से पहले स्टार्ट हुआ था और अब उसमें और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। जैसे कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2022 तक एलएसी के साथ अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो कि खासकर दोकलम के पास है, एलएसी के तीनों ही सेक्टर्स पर नई रोड्स, मल्टीपल हेलीपैड्स, डुअल यूज़ वाले एयरपोर्ट्स, पैंगोंग लेक के ऊपर दूसरा ब्रिज, ये सब बिल्ड कर लिया है। और सैटेलाइट इमेजेस में तो पैंगोंग वाले ब्रिज पर आर्मड व्हीकल्स तक मूव करते हुए देखे गए हैं। और चीन ने एलएसी के पूरे 3400 प्लस किलोमीटर के स्ट्रेच पर रोड्स और शेल्टर्स का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा डेंस किया हुआ है, विशेष रूप से लद्दाख, मिडिल सेक्टर और अरुणाचल के अपोजिट में। और अब चाइनीज़ आर्मी ने भी अपने यहाँ पे प्रेजेंस को टेम्प्रेरी एक्सरसाइज से हटाकर एक सेमी परमानेंट फॉरवर्ड पोजीशन में शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा जो चाइना है वो तिब्बत में होतान, खसगर, गरगुंसा, तो इन सभी बेसिस पर रनवे को एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे हार्डन शेल्टर्स बना रहा है, फ्यूल एम्यूनेशन स्टोरेज बना रहा है, एडिशनल फाइटर्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है। और एलएसी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने अपने J-20 जैसे फाइटर्स तक को डिप्लॉय किया है। और एलएसी के पास शिंगयांग रीजन में चाइना के S-6 बॉम्बर्स के डिप्लॉयमेंट तक की रिपोर्ट्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 2020 वाले गलवान वैली क्लैश के बाद से दोनों ही तरफ जो हार्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देखने को मिला है। बाकी गलवान को सिर्फ एक रात की लड़ाई के तौर पर देखना आसान है, लेकिन अगर असली स्टोरी देखी जाए तो वो 3 फ्रंट पर चल रही थी। एक गलवान वैली के रिज पर जहाँ पे दोनों देशों की आर्मीज के सोल्जर्स भिड़े थे, एक मैप पर जहाँ पे बफर जोन और पेट्रोलिंग राइट्स के चेज अभी भी चल रहा है, और एक स्क्रीन पर जहाँ पे एप्लीकेशंस, डेटा और टेक्नोलॉजी एक नया बैटलफील्ड बन चुका है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर शेयर करिएगा कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, गलवान की रात खुद या उसके बाद का एक लॉन्ग स्टैंड ऑफ और एक टेक डीकपलिंग। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उसका मुंह देखना, कोई नहीं, मुंह सही देखिए। गोलगप्पे खाएगा, कोई नहीं, गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। ओके, रिलैक्स।